हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ह्यूमैनिटीज क्लासेस। तो आज हम हिस्ट्री के चैप्टर 3 का पार्ट 3 कवर करेंगे। तो यहाँ पे हम बात करेंगे गोत्रास ऑफ विमेन की। ठीक है, प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने क्या देखा था कि जैसे पैट्रिलिनियन सिस्टम क्या होता है, मैट्रिलिनियन सिस्टम क्या होता है, 8 फॉर्म्स ऑफ मैरिजेस कौन सी हुआ करती हैं। लेकिन यहाँ पे आज हम डिस्कस करेंगे वो गोत्रों के बारे में करेंगे। तो ये ब्राह्मिकल प्रैक्टिसेस में बहुत पहले से ही मेंशन है, 1000 BC से पहले ही जो उनके ब्राह्मिकल टेस्ट हुआ करते थे उसमें जो एविडेंसेस मिले हैं वो ये है कि ब्राह्मणों ने जो गोत्र थे ना उनका वर्गीकरण कर रखा था। जैसे क्या है कि जो भी आपका गोत्र होगा ना वो किसी वैदिक सीर के नाम पे होगा, यानी आपके वैदिक ऋषि होंगे उनके नाम से आपका गोत्र जो है वो डिसाइड किया जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल हम लें कि जो वशिष्ठ होते हैं, है ना, तो वो ऋषि मुनि कोई वशिष्ठ थे उनके नाम पे है, कोई गौतम है तो वो आपके गौतम मुनि के नाम से है। तो ऐसे करके आपके जो गोत्र है तो आप उनके डिसेंडेंट कहलाओगे। ठीक है, किसी जो वैदिक ऋषि होंगे उनके नाम से आपका जो गोत्र है वो आगे कंसिडर किया जाएगा। तो सेम ऐसे ही गोत्रा सिस्टम यहाँ से स्टार्ट होता है। और इसमें क्या होता है, 2 कंडीशंस होती हैं। पहली कंडीशन क्या थी कि शादी के बाद लड़की को जो है अपने पति के गोत्र को अपनाना पड़ेगा और फादर के गोत्र को गिव अप करना पड़ेगा, यानी पिता का जो गोत्र है उसको त्यागना पड़ेगा, पति के गोत्र को अपनाना पड़ेगा। ठीक है, और दूसरी जो कंडीशन थी कि सेम गोत्र में मैरिजेस नहीं हो सकती। ठीक है, सेम गोत्र जो है वो एक तरीके से भाई बहन को कंसिडर करते हैं, तो इसीलिए उनको क्या है, मैरिजेस वहाँ पे नहीं होंगी। तो ये जो 2 कंडीशंस थी ये ब्राह्मण्स ने लगा रखी थी कि ऐसा नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे हमें कुछ एविडेंसेस मिले हैं कि सातवाहनास जो रूलर्स थे ना उन्होंने इन दोनों चीज़ों को नहीं माना था। ये दोनों जो आपके रूल्स हैं उनको नहीं माना था। जैसे कि उन्होंने क्या किया था, वेस्टर्न इंडिया में ये लोग रहते थे, है ना, डेक्कन एरिया में ये लोग रहते, 2nd सेंचुरी BC से लेके 2nd सेंचुरी CE के बीच में इनका टाइमिंग है, अप्रॉक्स 400 ईयर्स बोल सकते हैं हम। तो यहाँ पे क्या है, इनके इंस्क्रिप्शंस यानी इनके द्वारा जो लिखाए गए इंस्क्रिप्शंस हैं तो उनसे हमें ये एविडेंसेस मिलते हैं कि ये लोग जो है ये गोत्रास वगैरह में इतना बिलीव नहीं करते थे। और मेनली क्या है कि ये लोग अपनी मदर का ही गोत्र लेके चलते थे। मतलब जो नाम है ना, अगर किसी पर्सन का नाम जो होगा तो पहले वो उसकी मदर का नाम होगा, फिर उस किंग का या उस रूलर का नाम होगा। ठीक है, आगे हम देखेंगे इसके बारे में। तो यहाँ पे ये क्या है कि जो गोत्रास है ना वो यहाँ पे देखा गया कि कोई भी जो लेडी है वो आफ्टर मैरिज अपने गोत्र को चेंज नहीं करेगी। ठीक है, अपना जो उसके पिता का गोत्र होगा उसी को लेके चलेगी। और यहाँ पे सेम गोत्रों में राजा ने कई सारी शादियां की थी। राजा जो है वो एक रानी अगर एक गोत्र से लेकर आ रहा है तो उसी गोत्र से कई सारी रानियां जो है उसने शादी की थी उन रानियों से। ठीक है, तो ये सब एविडेंसेस जहाँ पे देखने को मिलते हैं। तो ऐसे बताया जाता है कि साउथ में यानी डेक्कन एरिया में वहाँ पे आज भी ये सब चीज़ें हैं। वहाँ पे क्या है, सेम गोत्र में शादी हो जाती है। जैसे आपके कोई भी कजन्स वगैरह हैं उनमें भी मैरिजेस हो जाती है। तो ये चीज़ें आज भी प्रिवलेंट है वहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है बताया गया है कि जो सातवाहनास रूलर्स थे ना उन्होंने ये ब्राह्मण्स के जो लिखे हुए जो नॉर्म्स थे इनको नहीं माना था। ओके, तो यहाँ पे अगर हम देखें आगे कि सातवाहनास जो रूलर्स हैं उनके बारे में बताया गया है। जैसे हम बात कर रहे थे कि जो अपने नाम से पहले अपनी मदर का नाम जो कंसीडर करते थे, जैसे यहाँ पे क्या है, कोई राजा है उनका नाम क्या है, श्री सतकर्णी। ठीक है, लेकिन गौतमी जो है ना वो उनकी मदर का नाम है। ठीक है, तो पहले क्या लगा, गौतमी लगा, उसके बाद उनका जो पुत्र है उसका नाम क्या है, श्री सतकर्णी। जैसे कि इसमें ये बताया जा रहा है कि वो अपने नाम के आगे अपनी मदर का नाम जो है वो लगाते थे। ठीक है, जैसे आपके राजा गौतमी पुत्र, ये कौन है, ये सामी सिरी वन सातकर्णी है। ठीक है, उसके बाद क्या है, राजा मधारी हैं, ये किसके पुत्र हैं, स्वामी सक्सेन के पुत्र हैं। ठीक है, उसके बाद क्या है, आपके राजा हरिति हैं। ठीक है, उसके बाद क्या है, आपके राजा वशिष्ठ पुत्र है, ये कौन है, ये इनका नाम है चतरपन सातकर्णी। ठीक है, उसके बाद ये राजा हरिति पुत्र है, इनका नाम क्या है, विनहुपद चतकुलानमद सातकर्णी। उसके बाद ये क्या है, नेक्स्ट आपके गौतमी पुत्र है, इनका नाम क्या है, विजय सातकर्णी। तो यहाँ पे जो है हमने 3 गौतमी देखी। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि सेम गोत्रों में लोगों की शादियां हुआ करती थी, यानी कई सारी रानियां जो हैं वो एक गोत्र से राजा जो है वो मैरिज कर लेते थे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे एक चीज़ बोल रहा है कि कितने जो हैं वो गौतमी पुत्रा हैं और कितने जो है वशिष्ठी पुत्रा हैं। ठीक है, तो ये आप मुझे बताना कॉमेंट बॉक्स में, कितने पुत्र जो है वो गौतमी से बिलोंग करते हैं और कितने पुत्र जो है वो वशिष्ठ से बिलोंग करते हैं। ठीक है, और यहाँ पे एक इमेज दे रखी है, ये राजा है, सातवाहनास रूलर्स हैं, इनकी कई सारी रानियां हैं, उनके स्कल्पचर बना हुआ है ये। ठीक है, आगे देखते हैं मैट्रोनमिक्स इन द उपनिषद्स। उपनिषद्स क्या होते हैं, ये एक तरीके के संस्कृत टेक्स्ट होते हैं जहाँ पे क्या है कि जो टीचर है, जो आपके गुरु हैं, वो आपको क्या करेंगे, एक तरीके से स्पिरिचुअल ज्ञान जो देंगे ना, तो आप उनके गुरुमुख के सामने जो बैठ के आप ज्ञान ग्रहण करोगे तो उस पूरे प्रोसेस को एक तरीके से उपनिषद भी बोला जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, संस्कृत टेक्स्ट के थ्रू जो है वहाँ पे आपके टीचर्स जो हैं आपको शिक्षा देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे बताया गया है कि जो आपके टीचर्स हैं और जो स्टूडेंट्स हैं ये कौन
से उपनिषद में मेंशन कर रखा है? बृहदारण्यक, ठीक है, ये आपका उपनिषद का नाम है। और यहाँ पे दे रखा है कि जो टीचर है और स्टूडेंट्स है ना, तो उनके नामों के सामने भी जो है उनकी मदर के नाम जो है वो पाए गए हैं, कुछ ऐसे एविडेंसेस मिले हैं। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हम देखेंगे सोर्स नंबर 5। यहाँ पे दे रखा है एक सोर्स, अ मदर एडवाइस। तो यहाँ पे जो माता की सलाह है वो दी जाएगी, किसको दी जाएगी? कौरव और पांडवों की स्टोरी चल रही है, तो यहाँ पे जो गांधारी हैं वो दुर्योधन को एक सलाह देती हैं, तो उसके बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। यहाँ पे महाभारत में एक उल्लेख दे रखा है कि मेंशन कर रखा है कि जब कौरवों और पांडवों के बीच में लड़ाई होने वाली थी ना, मतलब तय हो गया था कि अब जो महाभारत होगी, तो गांधारी ने दुर्योधन को एडवाइस किया था। क्या एडवाइस किया था? कि शांति रखो, है ना, शांति से कोई भी चीज़ जो है वो सॉल्व हो सकती है, और अगर आप शांति से संधि कर लेते हो, आप उसे समझौता कर लेते हो, तो ये आपके फादर के लिए भी सही है, मेरे लिए भी सही है, आपके वेल विशर्स के लिए भी सही है, ठीक है। युद्ध में कुछ भी नहीं रखा है, ठीक है। और किसी भी राजा के लिए क्या होता है? अपने राज्य की रखवाली करना बहुत ज़रूरी होता है। और कोई भी जो वाइस मैन होता है ना, कोई भी अच्छा काइंड पर्सन होता है, वो अपने सेंसेस को कंट्रोल में रखता है, अपने गुस्से को, अपने प्यार को, हर चीज़ को वो कंट्रोल में रखता है, तभी राज्य चल पाता है, ठीक। और गांधारी कहती हैं कि जो लालच और गुस्सा है ना, इसको हरा के, है ना, ये दोनों ऐसी चीज़ें हैं, ऐसे दुश्मन हैं हमारे कि इनको हरा के आप दुनिया की कोई भी चीज़ जो है उनको कॉन्क्वर कर सकते हो, जीत सकते हो, ठीक है। तो ये बोलती हैं कि आप ना पांडवों के साथ जो है वो दुनिया के सारे जो सुख है वो भोगोगे, मतलब पांडवों के साथ रहो, आपके भाई हैं वो, इस तरीके से ये गाइड कर रही हैं दुर्योधन को, ठीक है। आगे बोल रही हैं कि युद्ध में जो है वो कुछ भी अच्छा नहीं होता, कुछ भी शुभ नहीं होता, ना तो आपका धर्म काम करता है, ना आपका अर्थ काम करता है, ठीक है। और युद्ध में सफलता मिले ये भी ज़रूरी नहीं है। तो इसलिए क्या है कि हमें अपने मन को जो है वो शुद्ध रखना चाहिए, युद्ध को नहीं करना चाहिए। लेकिन यहाँ पे क्या है, दुर्योधन जो है वो अपनी मदर की बात को बिल्कुल भी नहीं मानते हैं और उनकी एडवाइस को इग्नोर कर देते हैं। तो उसका रिजल्ट हम देखते ही हैं, वो हार जाते हैं, ठीक है, उनका अंत भी होता है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है, वर मदर्स इंपॉर्टेंट? क्या माताएं इतनी महत्वपूर्ण थीं? जैसा कि हमने देखा था सातवाहन रूलर्स के बारे में कि वो अपने नाम से पहले अपनी मदर का नाम लगाते थे, तो क्या उनके लिए उनकी मदर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी, या वो रेस्पेक्ट देते थे, या उनका कल्चर था? तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस ऐसे उठ रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या देखेंगे कि जो उनका सक्सेशन था ना, वो तो पैट्रिलिनियन था, यानी जो सत्ता है, जो आपकी राजगद्दी है, वो तो आपको आपके वंशावली के हिसाब से मिलेगी, यानी पैट्रिलिनियन जो सिस्टम हुआ करता था उसी हिसाब से मिलेगी। लेकिन आपको क्या है, अपनी मदर को भी एक इम्पॉर्टेंस देनी है, और उसमें आपको नाम से पहले अपनी मदर का नाम जो है आप डिनोट कर सकते हो, जिससे एक रेस्पेक्ट हो जाएगी आपकी मदर की भी, और आप एक पहचाने जाओगे अपने मदर के नाम से, ठीक है। तो ये इन लोगों का ऐसा मानना था। ये बहुत ही ज़्यादा लिबरल रूलर्स रहे हैं, ये इन्होंने बिल्कुल भी पार्शलिटी नहीं की है मेल एंड फीमेल में। यहाँ पे हमको एक एविडेंस देखने को मिलता है। और ये लोग क्या है, ब्राह्मण्स वगैरह इन सब टेस्ट को थोड़ा कम ही मानते थे, ठीक है। यहाँ पे एक पिक्चर दे रखी है, ये क्या बता रहे हैं, एक बैटल सीन है ये, ठीक है। और ये जो पिक्चर है ये काफ़ी पुरानी है, और ये मिट्टी की मूर्ति है एक तरीके से। ये कहाँ पे है, अहिछत्र में है। अहिछत्र उत्तर प्रदेश में पड़ता है। तो ये एक टेम्पल की जो वॉल है ना, उस पर बनी हुई मूर्ति है, बहुत समय पुरानी मूर्ति है ये। नेक्स्ट टॉपिक है सोशल डिफरेंसेस, जिसका मतलब होता है सामाजिक विषमताएं। तो यहाँ पे हम देखेंगे विद इन द बियॉन्ड एंड फ्रेमवर्क ऑफ द कास्ट। तो यहाँ पे हम लोगों ने कास्टिज्म के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ ही लिया है। अब हम यहाँ पे वर्णास के बारे में पढ़ेंगे कि जो वर्गीकरण किया जाता था, किस तरीके से उनका वर्ण व्यवस्था हुआ करती थी, उसके बारे में बात करेंगे। तो जैसा कि हम जाति के बारे में थोड़ा बहुत जान चुके हैं कि जाति जो है वो आपकी क्या है, एक हायरार्किकल ऑर्डर है और एक सोशल कैटेगरी है। और यहाँ पे क्या है, धर्मसूत्रास एंड धर्मशास्त्रास, इसमें ये ब्राह्मण्स ने लिखा हुआ है कि जो ब्राह्मण्स होंगे ना वो सबसे ऊंचे वर्ग के होंगे, ठीक है। और उन्होंने बोला है कि जो आपके क्षत्रिय होंगे वो आपके ब्राह्मण से नीचे वर्ग के होंगे, और जो शूद्र होंगे वो एक तरीके से अनटचेबल होंगे, उनको आप टच नहीं कर सकते, बहुत ही निचले वर्ग में उनको रखा गया था। और ब्राह्मण्स ने क्या है, आपकी जो जाति है वो आपके बर्थ के हिसाब से कैटेगराइज कर दी कि आपका जो जन्म है वो इस जाति में हुआ है, तो आप इसी जाति से बिलोंग करोगे, इस तरीके से, ठीक है ना। चाहे वो कुछ भी काम करे उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उसकी जो कास्ट है वो वही रहेगी। नेक्स्ट आता है हमारा द राइट ऑक्यूपेशन। इसका मतलब होता है जो आपका उचित एक तरीके से जीविका होती है ना, आपके जीवन को यापन करने के लिए जो आप ऑक्यूपेशन करते हो, तो वो चीज़ यहाँ पे बता रहा है कि धर्मसूत्र और धर्मशास्त्रों में जो है इस तरीके की जो ऑक्यूपेशन था इसको कंसिडर किया गया है वर्णास के हिसाब से कि आप किस काम को करते हो, और यही वर्णास जो है वो बाद में जातियाँ बन जाती हैं। तो हमारे वेदों में इसके बारे में बताया गया है, ठीक है। जैसे क्या है, जो पंडित हैं, जो आपके ब्राह्मण्स हैं, वो क्या परफॉर्म करेंगे, वो आपके एक तरीके से
सेक्रीफाइसेस करेंगे यानी यज्ञ वगैरह करेंगे, है ना। और आपको क्या है, जो ब्राह्मण्स है उनको गिफ्ट देने का और गिफ्ट रिसीव करने का दोनों का अधिकार है। और ये क्या करेंगे, स्टडी ऑफ वेदास, वेदों की पढ़ाई करेंगे। तो ये काम किसका हो गया, ये वर्ण किसका हो गया, आपके ब्राह्मण्स का हो गया। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं आपके क्षत्रियास। क्षत्रियास जो है ये क्या करेंगे, वॉरफेयर करेंगे, लड़ाइयाँ करेंगे, लोगों को प्रोटेक्ट करेंगे, है ना। और एडमिनिस्ट्रेट जस्टिस, न्याय दिलवाएंगे। स्टडी द वेदास, वेदास की स्टडी करेंगे। वेदास का ज्ञान कौन देगा, ये ब्राह्मण्स देंगे। और वेदास को स्टडी करने का जो अधिकार था वो क्षत्रियों को था। और उसके बाद क्या है, ये सेक्रीफाइसेस परफॉर्म करेंगे, यज्ञ वगैरह करवाएंगे और उनको गिफ्ट जो है वो देने पड़ेंगे, ठीक है। तो गिफ्ट वगैरह जो है इनको मिलेंगे भी और देंगे भी। नेक्स्ट आता है वैश्यास। तो वैश्यास जो है ये एक तरीके से हम बोल सकते हैं जो व्यापारी वर्ग होता था ना, जो मर्चेंट वर्ग होता था उसको वैश्यास बोलते थे। जैसे एग्रीकल्चर करेंगे, पेस्टोरलिज्म करेंगे, ट्रेड करेंगे, तो ये सब तो आज की डेट में जो बनिए होते हैं वो उनको इस वर्ग में रखा जाता है, वैश्यास में। उसके बाद आता है आपका शूद्रास। शूद्रास जो है इनका एक ही ऑक्यूपेशन था कि वो इन तीनों लोगों को सर्विस देंगे। किस किस को देंगे, ब्राह्मण्स को देंगे, क्षत्रियास को देंगे और वैश्यास को देंगे, ठीक है। इन तीनों को जो सर्विस मिलेगी वो किसके द्वारा मिलेगी, ये शूद्रास के द्वारा मिलेगी। इनके जो काम है वो शूद्रास किया करेंगे। तो इसीलिए क्या है, इनको निचले वर्ग में रखा गया। तो यहाँ पे क्या है, इन नियमों का पालन करवाने के लिए ब्राह्मण्स ने जो है वो कुछ स्ट्रैटेजीज अपनाई। तो पहली स्ट्रैटेजी क्या थी कि ये एक दैवीय व्यवस्था है। दैवीय का मतलब क्या है, ये भगवान के द्वारा बनाई गई व्यवस्था है, ये देवों के द्वारा बनाई गई व्यवस्था है। ऐसे करके इसको क्या है, एक नाम दे दिया ताकि लोग जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा माने। और दूसरी कंडीशन ये रख दी कि जो राजा है वो अपनी प्रजा में, अपने किंगडम में ये सारे नियमों का पालन करवाएगा। थोड़ा स्ट्रिक्टली होकर ही करवाए, लेकिन इन चीज़ों का पालन होगा तभी ये आगे जाके प्रमोट हो पाएंगी। और थर्ड कंडीशन क्या रख दी कि जो व्यक्ति है वो अपने बर्थ के आधार पर यानी उसके जन्म के आधार पर जो है उसकी जो जाति है वो डिनोट की जाएगी, है ना। तो ये क्या है, उसकी प्रतिष्ठा जो है, उसकी जो प्रेस्टीज है वो उसकी बर्थ के हिसाब से डिसाइड की जाएगी। तो ये क्या है, महाभारत में बहुत ज़्यादा देखने को मिला है, कहानियों के माध्यम से, टेक्स्ट के माध्यम से इसको बहुत ज़्यादा प्रमोट किया गया, ये जातिज एंड वर्णा सिस्टम को। ओके, उसके बाद हम यहाँ पे एक देखते हैं सोर्स 6 है ये, अ डिवाइन ऑर्डर, ठीक है। डिवाइन का मतलब अभी बताया मैंने, जो दैवीय, जो आपका एक तरीके से भगवान के द्वारा ही ये सारी चीज़ें बनाई गई हैं, ऐसे करके ये व्यवस्था बता दी गई। तो यहाँ पे क्या है, जो ब्राह्मण्स हैं वो एक तरीके से मान्यता प्रदान कर रहे हैं कि ऋग्वेद में पुरुष सूक्ता में जो है ये चित्रण किया गया है इस चीज़ का कि इसमें चारों वर्ण जो हैं वो शामिल हैं और ये इसी पुरुष से जन्मे हैं। यानी जो पुरुष सूक्ता है ना, एक जो पर्सन की जो फिगर अगर हम ले लें तो उसका जो टॉप वाला पार्ट होगा वो आपका क्या है, हेड है। तो हेड जो है वो आपके ब्राह्मण्स है, ठीक है। जो आपका शोल्डर और आर्म्स वाला जो पार्ट है वो क्या है, वो आपके क्षत्रिय है, ठीक है। उसके बाद ठीक है, और इस पर्सन की जो थाइज होंगी वो क्या है, आपका वैश्य ग्रुप है। वैश्य मतलब आपके जो मर्चेंट्स और जो ट्रेडर्स हुआ करते थे ना उनको बोलते हैं वैश्य, बोलते हैं उनको, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है आपके ये शूद्रास। शूद्रास जो है ये फीट होंगे उस पर्सन के, यानी उसके जो चरण है उनको किससे डिनोट किया गया है, शूद्रा कास्ट से या शूद्रा वर्ण से डिनोट किया गया है। तो यहाँ पे एक जो पर्सन की फिगर बना दी गई है कि जो हेड है वो ब्राह्मण है, जो शोल्डर्स हैं और जो आपके आर्म्स हैं वो क्षत्रिय हैं, क्योंकि ये एक तरीके से भुजाएं हैं तो ये सबकी प्रोटेक्शन करती हैं। उसके बाद आपकी ये जो थाइज हैं ये आपके चलने का काम करते हैं, तो यानी आपकी ट्रेड को, आपके मार्केट को चला रहे हैं। और आपके जो फीट हैं वो क्या है, एक तरीके से मतलब जो चरण है वो शूद्रास से हैं, ठीक है। तो ऐसे करके तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।